हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा मैं डॉक्टर सूर्य स्वागत करता हूं हमारे वीएमसी मेडिकल के इस बेहतरीन से चैनल में। तो बेटा आज हमारा बोर्ड में लग गया है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि मच अवेटेड है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी है। अगर हम एनसीईआरटी खोल के देखें तो बच्चों को बहुत ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो उन्हें होता है फोबिया इस चैप्टर में। बट डोंट वरी, सूरज सर आए ऐसे भयंकर चैप्टर्स को ईजी बनाने के लिए। हम लोग बेटा इस चैप्टर को है ना 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। पहले पार्ट में हम लोग करने वाले हैं इसमें बायोमोलिक्यूल्स के जो सेक्शन है उसमें माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो हमारा सेकंड पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का उसमें मैं करने वाला हूं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटेड रहेगा चैप्टर। एनसीईआरटी अपब्रिंगिंग चैप्टर रखेंगे, कंटेंट भी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी अपब्रिंगिंग है, बट इस चैप्टर में जितना पढ़ा लो उतना कम है, डोंट वरी, ठीक है। बेसिक चैप्टर आगे भी बहुत काम आने वाला है आपके, है ना। 12th क्लास में भी जब आप आगे पढ़ोगे इसमें, है ना, काम ही आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा गोल जो रहेगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे हम एनालाइज करेंगे केमिकल कंपोजिशन किसी सेल की या लिविंग टिश्यू की, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन, मेटाबोलाइट्स, और उसके बाद बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारा आज का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना सबसे पहले इंट्रो। तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, है ना, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लैश मॉलिक्यूल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो भाई बायोमोलिक्यूल्स हमें जो भी नेट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कई बार डेफिनेशन ऐसी होती है कि ऑल द नेट कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, ऑफ द साइटोप्लाज्म और द लिविंग सेल, है ना, उसे भी बायोमोलिक्यूल्स बोलता है, जो कि एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्यादातर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे मैं इन्हें एनालाइज करूंगा, तो बेटा जब ये वाली बात आई ना एनालिसिस की, तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे कंपैरिजन आए, है ना, बहुत सारा हुआ है। तो एक बेसिक जो एनालिसिस है ना वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। तो उसके लिए हमारे जो एनसीईआरटी, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने 2 तरीके निकाले, है ना। एक निकाला जो वेट एनालिसिस, जिसमें हम ये करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग टिश्यू में, है ना, तो उसमें कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, जैसे वेजिटेबल या कोई पीस ऑफ लिवर, है ना, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, केमिकल एनालिसिस से, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे वेट एनालिसिस, ठीक है, और फिर दूसरा हम करेंगे ड्राई एनालिसिस। तो जो वेट एनालिसिस होगा हमारा, उसमें हम जो भी फ्रेश लिविंग टिश्यू लेंगे, है ना। अब उसमें देखो पीछे वाली स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया कि वो कुछ भी हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकता है, कोई पीस ऑफ लिवर हो सकता है, ठीक है। अब ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका एक बेहतरीन सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में बहुत ही मतलब रेयरली दिया होगा, बट ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है कि भाई जो वेजिटेबल का पीस है या ग्रीन पार्ट है, लीफी फोलिएज है, ठीक है, या फिर आपका लिवर है, ये मोस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन्स होते हैं किसी प्लांट और एनिमल के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जब ये मोस्ट मेटाबॉलिक होते हैं तो इनके अंदर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा, यानी कि वो 2 प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, यानी कि कुछ चीजें बन भी होंगी, कुछ चीजें टूट भी होंगी। अब जब बन रही है, टूट रही है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ केमिकल, है ना, फाइंडिंग अ बायोमोलिक्यूल विल बी हाईएस्ट, इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड लेंगे, ठीक है, ऐसी चीजें लेंगे। तो वेट एनालिसिस शुरू करते हैं। ये किस लिए करा जाता है भाई, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ढूंढने के लिए करा जाता है, ठीक है। शुरू कैसे होता है, सबसे पहले, है ना, जो भी मेरा टिश्यू है, ठीक है, जो भी मेरा टिश्यू है उसे मैं लूंगा और उसे ग्राइंड करूंगा विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। भाई ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड है। इसको हम लिखते हैं बेटा ऐसे Cl3CCOOH, ठीक है। तो ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। ये जो एसिड है, ठीक है, ये ज्यादातर यूज होता है लिविंग टिश्यू एनालिसिस में, क्योंकि बहुत इजीली H+ देता है, और इसका H+ वापस से, है ना, क्योंकि आयन बहुत स्टेबल होता है इसका, आगे जाता नहीं है। बाकी केमिस्ट्री की चीजें वो सब आप केमिस्ट्री में सीखेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थिक स्लरी बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसे स्ट्रेन करेंगे। तो ये जो सब चीजें हैं हमने ली किसके अंदर, किसी मॉडर्न पेसल के अंदर, ठीक है। मॉडर्न पेसल का होता है बेटा ओखल होती है, ठीक है, उसमें हम मिक्स करते हैं। फिर एक स्लरी बनती है, उसे हम स्ट्रेन करते हैं चीज क्लोथ से। जब हम स्ट्रेन करते हैं तो मुझे 2 कंपोनेंट मिलते हैं, एक जो फिल्ट्रेट होता है, यानी जो फिल्टर हो जाता है, और एक जो रह जाता है डिटेंटेट, है ना। जो फिल्ट्रेट होता है उसे ही हम एसिड सोल्यूबल पूल बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्यों बोलते हैं ऐसे एसिड सोल्यूबल पूल, सबसे पहली बात क्योंकि जो हमारा एसिड था उसका जो फेस था वो लिक्विड था, और फिल्ट्रेट जो है वो भी लिक्विड जैसा दिखता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल, क्योंकि एसिड का फेस था उसमें सोल्यूबलाइज हो गया, इसीलिए एसिड सोल्यूबल पूल। और जो रह गया, जो रिटेंटेट है, जो एसिड इनसोल्यूबल है ना, यानी जो एसिड में सोल्यूबलाइज नहीं हुआ, वो हमारा एसिड इनसोल्यूबल पूल है। अब जो एसिड सोल्यूबल पूल है उसमें हमारे ज्यादातर क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जो एसिड सोल्यूबल पूल है उसमें ज्यादातर, ठीक है, जो एसिड इनसोल्यूबल पूल है उसमें ज्यादातर बेटा हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और जो एसिड सोल्यूबल पूल है उसमें हमारे ज्यादातर माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो एसिड सोल्यूबल पूल के लोगों का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 1000 डेल्टॉन से कम होगा, लेकिन जो एसिड सोल्यूबल है ना पूल के लोगों का वेट होगा मोर देन 1000 डेल्टॉन्स होगा, ठीक है। आप इस
पर्टिकुलर चीज को अगर देखोगे तो जो भी है हमने ग्रीन लीफ ली है ना, उसमें मैंने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला और फिर उसके बाद उसे एक थिक स्लरी बनाई। अब इस डायग्राम को देखो, थिक स्लरी बनने के बाद मैं क्या करूंगा, किसी टेस्ट ट्यूब में है ना एक फनल के थ्रू इसे स्ट्रेन कर लूंगा इस मिक्सचर को। जब स्ट्रेन होगा है ना, तो जो चीज फिल्टर हो जाएगी बेटा वो तो मेरा हो गया फिल्ट्रेट, और जो चीज ऊपर रह गई वो हो गया मेरा रिटेंटेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा सीधे आगे बढ़ते हैं अपना, है ना, जो हमारे ड्राई एनालिसिस है। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो ड्राई एनालिसिस भी बेटा बहुत जरूरी है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है ना एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, हम जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको ढूंढने के लिए, ठीक है, हम एश एनालिसिस टेक्निक करते हैं। अब ये एश एनालिसिस टेक्निक क्या होती है उसे समझो। जो मेरा बेसिकली लिविंग टिश्यू होगा, पहले उसे ना मैं ड्राई करूंगा। ड्राई कैसे करूंगा, सन बाथ देके धूप में रख देंगे, छोड़ देंगे, है ना। जैसे अब सीजन आ रहा है गर्मियों का, तो अचार वाला सीजन आता है, तो मम्मी वगैरह क्या लेते हैं, अम्मियां लेती है, कच्ची आमियां होती हैं, ठीक है, वेट होती है ज्यादा, है ना, उन्हें फिर छत में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखती हैं और वो इतने अपने साइज में रिड्यूस हो जाती है, तो जब वो रिड्यूस हो जाती है तो उनसे पूरा वाटर वेप जो होता है, वाटर होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसे बर्न करते हैं। ठीक है, जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसके जो कार्बन कंपाउंड्स है वो पूरे के पूरे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं CO2 और वाटर वेपर की फॉर्म में। अब जो मेरे पास बचता है वो बस ऐश होती है। इस ऐश के अंदर जब मैं एनालाइज करता हूं तो मुझे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे, ठीक है, आयंस मिलते हैं। साथ ही साथ मुझे कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे सल्फेट्स और फॉस्फेट्स, NaCl, CaCO3, है ना। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुझे सब कुछ कहां मिलता है बेटा, इस ड्राई एनालिसिस से। इससे हमें पता लगता है कि हमारा बायोमोलिक्यूल बेसिकली किस किस चीज से बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक NCERT में टेबल दी हुई है। इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने इसमें ना बेसिकली अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के, है ना, डिफरेंस के बारे में बताया कि अर्थ क्रस्ट में वो चीज कितनी है और ह्यूमन बॉडी में कितनी है। इस हिसाब से चलेंगे अगर, तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, देखो कि 65% ऑक्सीजन है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है बेटा मेरे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो है कार्बन, है ना। तो ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद जो नेक्स्ट बड़ी चीज है ना, वो है मेरी बेटा नाइट्रोजन, जो कि अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट बड़ी चीज है मेरी बॉडी के अंदर, है ना, वो है हमारी कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि हमारी, है ना, कैल्शियम एक बड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है। उसके बाद बेटा प्रेजेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है वो है हमारे पास सल्फर। ठीक है, सल्फर के बाद है बेटा मेरे पास सोडियम, और सोडियम के बाद बच्चे कुछ है ना एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम, और है ना जो सिलिकॉन है वो तो है ना नील है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कई बार ना ये तुमसे कुछ ऐसा ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी रिमेंबर करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अपने बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की। जब हमने एनालिसिस कर लिया तो बेसिकली मुझे दो तरह के लोग मिले, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे, है ना, वो मुझे कहां मिले थे बेटा, एसिड सोल्यूबल पूल में मिले। ठीक है जी। दूसरी बात, इनका जो मोलिकुलर वेट है, ठीक है, वो बेटा ज्यादातर 18 डेल्टॉन से, है ना, 800 डेल्टॉन की रेंज में होता है। तीसरी बात, ज्यादातर क्या होते हैं, मोनोमेरिक होते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत बड़े कंपाउंड्स नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल होते हैं, और एग्जाम्पल जो है हमारा, जैसे कि हमें यहां मिलेंगे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, है ना, सिंपल शुगर मिलेंगी, प्रिंसिपली कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेक्राइड्स, है ना, सिंपल शुगर मिलेंगी, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, हमें वाटर मिलेगा यहाँ पे, हमें और क्या मिलेगा, हमें न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ऑन कंट्ररी अगर हम बात करें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो ये हमें मिलता था बेटा इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो वेट होता था, अब इसकी रेंज जो है वो दो जगह दी है, कई जगह पे कहां लिखा है मोर देन 1000, तो एनसीईआरटी बोलते हैं कितना बेटा, 1000 से, है ना, 10,000 डेल्टॉन्स की रेंज में जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो मेरे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। ये ज्यादातर पॉलीमेरिक होते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, और वो है किसका, लिपिड्स का।
ठीक है, वो क्यों है उसका भी एक्सप्लेनेशन समझेंगे अभी। तो ज्यादातर पॉलीमेरिक है तो भाई क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमें न्यूक्लिक एसिड्स देखने को मिलेंगे, और जो हमने बोला लास्ट में वही लिपिड जो यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो लिपिड की मैं तुम्हें बात बताता हूं मेटाबोलाइट शुरू करने से पहले। जो लिपिड होते हैं, ठीक है, वो ऑल दो उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो लेस देन 800 डेल्टॉन से उसकी रेंज में होता है, ठीक है। बट ये हमें बेटा एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? एनसीईआरटी इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं बहुत बेहतरीन कि भाई होता क्या है, लिपिड जो होता है ना वो हमारी मेम्ब्रेन्स में, बायो मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है। जब ये बायो मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क बनाते हैं, सेल की आउटर कवरिंग्स बनाते हैं, और लिपिड क्या हो जाता है, कोहेल्स हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये रिटेंटेड में ही रह गए, फंस गए वहां पे, है ना, ये फिल्टर आउट नहीं हो पाए, ठीक है। जब ये इकट्ठा हो गए तो ये वहीं फंसे रह गए, बट एक्चुअल में इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो कितना था, 800 डेल्टॉन्स की रेंज में था, उससे कम था, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी इस चीज का एक्सप्लेनेशन देती है कि क्यों ये लिपिड जो है हमारे एसिड इनसॉल्युबल पूल में है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आनी चाहिए। ऑल दो लिपिड जो होते हैं वो मोनोमेरिक होते हैं, पॉलीमेरिक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। भाई जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, ये इंटरमीडिएट होते हैं मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिज्म से बन रहे हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनकी डेफिनेशन भी बहुत उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखोगे अगर ध्यान से तो जो भाई हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, है ना, वो ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं बेसिक और प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, है ना, इसीलिए हम उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं, ठीक है। दूसरे हैंड पे अगर हम देखें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, है ना, तो भाई ये जो होते हैं ना, ये नॉट इन्वॉल्व, है ना, इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, और कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी ऑर्गेनिज्म के, है ना, इसीलिए हम इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब कौन लोग बनाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट? तो सारे लोग बनाते हैं, जितने भी लिविंग होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, शुगर, ये सब, है ना, सब में प्राइमरी मेटाबोलाइट देखेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिर्फ बहुत प्लांट्स, फंजाई और कुछ माइक्रोब्स ही बनाते हैं, एनिमल्स तो बहुत ही रेयरली, है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल जो देखोगे अगर, तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है उसमें, है ना, आइडेंटिफिएबल फंक्शन होता है और बहुत ही की रोल प्ले करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शन और प्रोसेस में। वेयर एज जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनका फंक्शन और रोल जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है। कुछ लोग तो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी, एक टेबल है एनसीईआरटी में दी हुई, जैसे रबर, ड्रग्स, ये सब, है ना। बाकी अभी भी जो प्लांट इन्हें बना रहा है तो किस पर्पज से बना रहा होता है, ज्यादातर डिफेंस पर्पज से बना रहा होता है ना। तो बेसिकली हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आई होप सबको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब एक टेबल एनसीईआरटी में दी है जहां पे उन्होंने ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में दिया हुआ है कि भाई ज्यादातर क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स, है ना। कैरोटीनॉइड्स तो सबको पता है ये कलर देते हैं, एंथोसाइनिन भी कलर देते हैं, है ना। अल्कलॉइड्स होते हैं, है ना, मॉर्फिन और कोडीन, ठीक है, जो हमारे बेसिकली, है ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है या जीआईटी होता है उसमें इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एनिमल में ये मेडिसिनल पर्पस से यूज होता है। मॉर्फिन एक अच्छा पेन किलर होता है, ठीक है। कोडीन जो होता है वो सप्रेस करता है ना, सप्रेसेंट होता है। फिर उसके बाद टर्पिनॉइड्स जो होते हैं, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, है ना। टर्पीन्स जो होते हैं बेटा वो लिपिड की, जब मैं कुछ क्लासिफिकेशन तुम लोगों को कराऊंगा, है ना, तो वो बहुत अच्छे से वहां पे समझना, मैं वहां बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। फिर एसेंशियल ऑयल जैसे लेमन ग्रास ऑयल, जो बेसिकली क्या होता है बेटा, फ्यूमिगेटरी होता है ना, और ऑर्नामेंटल भी होता है, फ्यूमिगेटरी भी होता है, खुशबू आती है इनसे, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद टॉक्सिन्स में जैसे एल्बिन और रिसिन, ठीक है। लेक्टिन्स जो होते हैं जैसे कनकावलिन ए, ठीक है। ड्रग्स होते हैं जैसे हमारे विनब्लास्टिन और कुकुरमिन, ठीक है। जो कुकुरमिन होता है वो तो हमें बेटा कहां से मिलता है, हल्दी से मिलता है ना। और कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम, सेलुलोज, ये सब के सब, है ना, प्लांट्स बनाता है, लेकिन ज्यादातर ह्यूमंस इसको यूज करते हैं, अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीधे बात करते हैं अपने, है ना, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ठीक है, उसमें सबसे पहले ऐसे लोग हैं जो मैंने अभी क्या बोला, जिनका जो पॉइंट है कहां मिला, एसिड सोल्यूबल पूल में मिला, और रेंज करते हैं 18 से 800 डेल्टॉन के बीच में, है ना। ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या होता है इसमें, अमाइनो एसिड होते हैं, शुगर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है। फिर अमाइनो एसिड की बात करें अगर, सबसे पहला अमाइनो एसिड की बात करें अगर, है ना, तो भाई टिपिकल अमाइनो एसिड जो होता है वो एक अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप, है ना, एक एसिड ग्रुप और हाइड्रोजन और एक वेरिएबल ग्रुप से बनता है, वेरिएबल R ग्रुप, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है ना, जिसमें से NH2 और COH आर अटैच इन द सेम कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। तो ये डायग्राम देखोगे अगर, है ना, तो ये मेरा अल्फा कार्बन है, इसी से मुझे देखने को मिलेगा एक COH ग्रुप अटैच है, एक NH2 ग्रुप अटैच है, साथ ही एक हाइड्रोजन और एक R। अब जो बेटा अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन है ना, वो भाई बहुत बेसिकली भयंकर भी है और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो एक अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन जब आप केमिस्ट्री 12th क्लास देखोगे तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे उन्होंने प्रोटीन वाला सेक्शन और कार्बोहाइड्रेट वाला सेक्शन काफी अच्छा दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। बट अगर, है ना, आप रिविजन कर रहे हो तो अगर कोई 11th का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बस इसी वीडियो को फॉलो करें, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे आगे कि भाई टोटल, है ना, अमाइनो एसिड जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं, ठीक है। जिसमें से कुछ होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड जिनके पास एक एसिडिक सब्स्टिट्यूएंट होता है, यानी जो आर ग्रुप है ना वो एक कोई एसिडिक साइड चेन लेके चल रहा होगा, ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। कुछ होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन और आर्जिनिन जो एक बेसिक सब्स्टिट्यूट लेके चल रहा होगा, यानी अमाइन ग्रुप एक्स्ट्रा लेके चल रहा होगा। न्यूट्रल होते हैं वेलिन जिनमें कोई, है ना, जिनमें कोई भी ना तो एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होता है ना ही एक्स्ट्रा COH ग्रुप होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का तो क्वेश्चन कई बार केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहां बता रहे हैं आपको क्योंकि बायो में भी कई बार पूछा गया है, वेलिन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं एरोमेटिक होते हैं, है ना, यानी कि उनके पास, है ना, बेंजीन रिंग होगी, जैसे कि आपका, है ना, टायरोसिन, ठीक है, फिनाइलएलानिन और ट्रिप्टोफैन, बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद अमाइनो एसिड के कुछ डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए, 3 बेसिक अमाइनो एसिड का डायग्राम दिया उन्होंने, यही बता रहे कि आर ग्रुप अगर H हो जाए तो ग्लाइसिन होता है, तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। ग्लाइसिन ही इकलौता ऐसा अमाइनो एसिड है ना, जिसमें, है ना, कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये एक कायरल है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एलानिन जो होता है उसमें आर ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो जो एलानिन होता है वो उसके बाद नेक्स्ट बेसिक अमाइनो एसिड है, और थर्ड होता है सीरीन जिसमें एक CH2OH ग्रुप ऐड हो जाता है। तो 3 अमाइनो एसिड के एनसीईआरटी में डायग्राम दिए, आपको ये पहचानने आने चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे कि, है ना, तो अगर हम एसेंशियलिटी के बेस में क्लासिफाई करते हैं तो एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना, दीज कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट, जैसे लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, है ना। फिर होते बेटा नॉन एसेंशियल, है ना, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है साथ ही साथ, है ना, ये हमें इतनी ज्यादा, है ना, अमाउंट में नहीं चाहिए होते, एसेंशियल नहीं है, ठीक है। एसेंशियल वाले जो है हमें करेक्टली सप्लाइड चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से हमें अगर ये ना मिले तो हमें डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखना बेटा इसमें एसेंशियल वालों में जो हमने 20 अमाइनो एसिड पढ़े थे उसमें से 10 तो एसेंशियल ही होते हैं हमारे, कितने होते हैं, 10 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल ही होते हैं। ये अब ये जो 10 है इनका जो लेखा जोखा है वो हमारा क्लास 12th वाली केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल में दिया है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका एक निमोनिक होता है, ऐसे प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है, जिसमें ये अलग अलग अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे P4 जो होता है हमारा फिनाइलएनिलीन होता है ना। फिर उसके बाद V4 वेलिन, ठीक है, T4 ट्रिप्टोफैन कह लो, ठीक है, ट्रिप्टोफैन कह लो, इस वाले T से थ्रियोनिन कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा I से आइसोल्यूसिन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा, है ना, M से मिथ्योनिन जो कि एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। ऐसी H4 हिस्टिडीन, A4 आर्जिनिन, ठीक है, और L और L में एक होता है बेटा ल्यूसीन और एक होता है बेटा लाइसिन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, है ना, ये आपके अमाइनो एसिड होते हैं जो, है ना, एसेंशियल होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया, कभी नीट में नहीं पूछेगा आपसे, बट अगर किसी को, है ना, नॉलेज एनहांस करनी है तो वो आप इससे देख के कर सकते हो। उसके बाद सीधे बात करते हैं हम अपनी, है ना, अमाइनो एसिड जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं नेचर में, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्यूशन के पीएच के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसे कि ये स्वीटर आयन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ज्यूटायनिक फॉर्म देख रहे हो इसमें, ठीक है। जो मेरा नॉर्मल अमाइनो एसिड है उसको, है ना, अगर मैं एक H दे दूं, ठीक है, तो वो अमाइन ग्रुप एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। उससे अगर H निकाल लूं, ठीक है, तो वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो ज्यूटायनिक फॉर्म होती है। और अगर
ये H रिलीज कर देगा जो आपका CO ग्रुप है, COH ग्रुप है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ज़्यूट्रायनिक फॉर्म भी जरूरी होती है जिस पॉइंट पे है ना ये अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग चार्जेस देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें दोनों चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो ये पॉइंट भी है ना, एक पॉइंट होता है जिसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा बाहर का ही है, बट अगर आपको है ना सीखना है तो ठीक है। फिर उसके बाद सीधे बात करते हैं अपने शुगर्स में, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। शुगर्स की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत वास्ट है, ठीक है। तो उस क्लासिफिकेशन को देखोगे तो बेसिकली सबसे पहले शुगर जो है ना वो स्वीट होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनमें जो CHO ग्रुप होते हैं उनका रेशो 1:2 है ना 1 होता है। एक वो स्केलेटल फॉर्मूला वाला है भाई कि दिखता कैसे है, तो हम इसको लिखते हैं CnH2ON, ठीक है। ये हमारी एक है ना शुगर की स्केलेटल फॉर्म है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी फिट होते हैं, ठीक है। बट आपको याद रखना है ये वाला जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स में है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन देखोगे तो भाई दो तरह के लोग होते हैं, एक सिंपल शुगर होती है और एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। कॉम्प्लेक्स वाली हमारी बायो माइक्रोमोलिक्यूल में मैक्रोमोलिक्यूल में आएगी और ये वाली हमारी बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आएगी भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल शुगर में। तो सिंपल शुगर में मोनोसैकराइड्स आते हैं जो कि नेचुरल सैकराइड्स होते हैं जनरली, है ना। कितने जो लोग होते हैं इसमें C3 से लेके C7 तक, यानी यहाँ पे जो N है, जैसे यहाँ पे आप CH2, ठीक है, CnH2O, N में N अगर 3 डालोगे वहां से ये मोनोसैकराइड चालू होगा, है ना। जैसे कि आपका ग्लूकोज, जाइलोज, है ना, मेनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज है, ठीक है। अगर मैं C3 से लूंगा चीजों को, यानी कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं तो N = 3, यानी कि अगर मैं N को 3 रखता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा C3H6O3, ठीक है, जो कि हमारी ट्रायोज शुगर होती है ना। फिर ऐसी अगर मैं C4 लूंगा, H8 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, वो होती है टेक्ट्रोज, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं C5 लूंगा, H10 हो जाएगा, O5 हो जाएगा, वो होती है मेरी पेंटोज शुगर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लूंगा C6 H12O6, ये होती है बेटा मेरी हेक्सोज शुगर, ठीक है। और वो लास्ट वाला यानी कि C7 H14O7, वो होती है मेरी, ठीक है, हेप्टोज शुगर। सबके अपने अपने एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे ट्रायो शुगर को देखोगे तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस में। टेट्रोज शुगर का एग्जाम्पल आपका जैसे एरिथ्रोज है ना। फिर उसके बाद पेंटोस और हेक्सोज ही हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट शुगर्स हैं, यही हमें पढ़नी है आगे। इसमें तो सबको पता ही है राइबोज, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोज जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है। फिर पेंटोज के बाद हेक्सोज की बात करें तो इसमें आता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 शुगर हैं, ठीक है। और जो 7 वाला है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। सीडोहेप्टेलोज इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, सीडोहेप्टेलोज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है ना क्लासिफिकेशन है मेरी शुगर्स की जो मोनोसैकराइड में है, ठीक है। मैं इसे यहाँ इरेज कर देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीधे अपनी वही चीज जो आ चुकी है, ठीक है, ऑल्दो मैंने बता दिया है तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो स्ट्रक्चर देखोगे तो ग्लूकोज यानी कि एक हमारी हेक्सोज शुगर, ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, हेक्सोज शुगर होती है, ठीक है। और एक होती है मेरी पेंटोज शुगर, जिनके स्ट्रक्चर जरूरी हैं जानने, ठीक है। हेक्सोज शुगर जो होती है बेटा वो हमारी पायरेनॉस रिंग फॉर्म में होती है या पायरेन रिंग फॉर्म में होती है, यानी कि टोटल जो मेंबर होंगे रिंग में 6 होंगे, जिसमें से 5 कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें राइबोज की तो ये बेटा हमारी फ्यूरेनोज रिंग होती है, ठीक है, फ्यूरेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिंग के अंदर 4 मेंबर होंगे, ठीक है, जिसमें 5 मेंबर होंगे, जिसमें 4 जो होंगे वो हमारे है ना कार्बन के होंगे और 1 मेंबर जो होगा है ना वो ऑक्सीजन होगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो आपको पढ़ने हैं, समझ में आना चाहिए और बहुत इजी भी है, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो ओलिगोसैकराइड जो होते हैं उसमें आते हैं हमारे डाइसैकराइड्स, हमारे आते हैं इसी में ट्राइसैकराइड्स, ठीक है, टेट्रासैकराइड्स, यानी कब तक आएंगे बेटा 2 से लेकर 9, यानी कि जब 2 मोनोमेरिक शुगर्स है ना, 2 मोनोमेरिक सिंपल शुगर कंबाइन हो जाए तो वो एक डाइसैकराइड बनाएंगे, अब 3 हो जाए ट्राई, ऐसे ऐसे कब तक 9 तक जब कंबाइन होते रहेंगे तो वो ओलिगोसैकराइड्स में ही आएंगी, ठीक है।
तो बेसिकली वही चीज है जो मैंने आपको बताई। डाइसैकेराइड देखोगे तो 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन टू फॉर्म अ डाइसैकेराइड। एग्जांपल के फॉर्म में आपके पास ये 3 है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तीनों के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तीनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और तीनों क्वेश्चन नीट में पूछे भी गए हैं। अब अगर बात करें, ठीक है, सुक्रोज कैसे बनेगा, तो सुक्रोज बनता है बेटा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, यानी कि 2 अगर मैं मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ दूं मोनोमर्स को, है ना, तो ये भी C6H12O6 है और ये भी C6H12O6 है। जुड़ने के बाद ये बनता है बेटा C12H22 और O11, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि एक H2O जो था वो रिलीज हो गया, है ना, वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये जो H2O निकला ना, इसकी वजह से ये ज्वाइन हुए और जब ये ज्वाइन हुए तो इनके बीच में मुझे देखने को मिलेगा एक ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ना, ये लिंकेज होती है बिटवीन द 2 मोनोमर्स ऑफ शुगर, किसी एक डाइसैकेराइड में होगी, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड टू हैपन इज 2 मोनोमेरिक शुगर कमिंग टुगेदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर हम लैक्टोज की बात करेंगे तो भाई लैक्टोज यहाँ पे मैं मिटा देता हूं, है ना। लैक्टोज की बात करेंगे तो जो लैक्टोज होता है, ठीक है, वो हमारा बनता है गैलेक्टोज, ठीक है, प्लस ग्लूकोज से। अब मैंने जो चीज आगे लिखी है ना, वही सबसे पहला मोनोमर होगा मेरा, ठीक है। अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो ये 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे स्ट्रक्चर बनता है सब पे एक-एक, है ना, क्योंकि डाइसैकेराइड तो एक-एक मॉलिक्यूलर, है ना, क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो इस डायग्राम को देखोगे अगर, तो सुक्रोज और लैक्टोज का यहाँ पे बन रखा है, तो देखोगे अगर तो यहाँ पे, है ना, ये अल्फा बीटा वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये बीटा फॉर्म और ये अल्फा फॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हम इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, बस हम किस पे देखेंगे, हमारे बॉन्ड पे, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे बना, जब, है ना, एक फर्स्ट कार्बन ऑफ द फर्स्ट चेन यानी ग्लूकोज बाइंड करेगा, है ना, 5th कार्बन ऑफ सेकंड, है ना, फ्रक्टोज से, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। ऐसे हमारा जब, है ना, फर्स्ट कार्बन ऑफ गैलेक्टोज विल बाइंड विद द 4th कार्बन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, तो हमारा बनेगा बेटा एक गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब इन सबकी ना अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सुक्रोज होता है, ठीक है, सुक्रोज जो होता है बेटा वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा देखो फर्स्ट और फर्स्ट कार्बन है, यानी जो कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, वो दोनों का दोनों ऑक्यूपाइड है। क्या है, वो दोनों का दोनों ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड होने की वजह से, है ना, ये अब किसी भी, है ना, रिड्यूसिंग सोल्यूशन को, ठीक है, किसी भी, है ना, ऐसे सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकता। रिड्यूस नहीं करेगा तो ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। बट अगर हम बात करें किसकी, लैक्टोज की और आगे माल्टोज की बात करेंगे, है ना, तो देखोगे कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एक साइड का तो बॉन्डेड है लेकिन एक साइड का फ्री है, ठीक है। एक साइड का फ्री होने की वजह से, एक साइड का फ्री होने की वजह से ये रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है, और अपनी, है ना, कोई भी सॉल्यूशन होगा उसे रिड्यूस कर सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ओलिगोसैकेराइड तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने, है ना, नाइट्रोजनस बेसिस की। तो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बेटा, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में देखोगे, है ना, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स में मिलते हैं, ठीक है। ज्यादातर 2 ही टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा प्यूरिन्स, है ना, जिनमें A और G होता है, और एक होता है बेटा pyrimidine जिनमें C, T और U होता है, यानी कि A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, ठीक है, और C फॉर साइटोसिन, T फॉर थीमिन, ठीक है, और U फॉर यूरेसिल। समझ में आ गया। इनका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसीलिए मैं उसको लेके आया हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर में, तो जो एडेनिन होता है यानी जो प्यूरिन होता है, ठीक है, उनमें 9 मेंबर्ड रिंग होगी, ठीक है, और 9 मेंबर्ड होगी और कितनी होंगी, 2 रिंग्स दिखेंगी। तो समझ जाना कि वो एक प्यूरिन है, ठीक है। बात अगर मैं करूं किसी पिरामिडीन की तो उसमें 6 मेंबर्ड, ठीक है, रिंग होगी, ठीक है, और एक ही रिंग होगी। साथ ही साथ जो यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन है, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी होती है। जैसे 1, ठीक है, 1 ये है तो 2, ठीक है, 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है मेरा वो कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, 3, 4, 3, 5, 7, 9, ठीक है, जो हमारा नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, ठीक है, 3, 5, 7, 9 ये भी याद रखना है, ठीक है, 3, 5, 7 और 9 जो रिंग के अंदर है वही हमारा बेसिक नेचर के लिए, है ना, होगा। यहाँ पे जो होता है वो हमारा होता है आपका
1 2 3, ठीक है, 4 5 और 6, तो हमारा 1 और 3 पोजीशन पे होता है। किसमें होता है? 1 और 3 पोजीशन पे। तो कुछ इस तरीके से ही हमारा, है ना, ये डिफरेंशिएशन होता है। बाकी इनके स्ट्रक्चर इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में। ये कब है? जब आप बॉटनी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे, ठीक है। फिर सीधे बात करते हैं कि भाई जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जब वो, है ना, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? कोई नाइट्रोजन बेस होगा, उसके साथ कोई शुगर कंबाइन हो जाएगी, तो वो एक न्यूक्लियोसाइड बनेगा। शुगर एसेंशियली कौन सी होती है? पेंटोज शुगर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेंटोज शुगर में, ठीक है, अगर मैं एडिनाइन जोड़ दूं तो वो एडिनोसिन हो जाएगा, ओसाइन वर्ड सिग्निफाइंग द शुगर नेचर, ठीक है। ग्वानिन जोड़ दूंगा तो वो ग्वानोसिन हो जाएगा, ठीक है। साइटोसाइन के साथ जोड़ दूंगा तो वो साइटिडीन हो जाएगा, ठीक है। थाइमीन के साथ जोड़ दूंगा तो थाइमिडीन हो जाएगा, ठीक है। और यूरेसिल के साथ जोड़ूंगा तो वो यूरिडीन हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारे नाम है, यानी कि ओसाइन और डीन, है ना, आइडीन और ओसाइन जो है वो न्यूक्लियोसाइड नेचर को एक्सप्लेन करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा, है ना, ये यूरिडीन का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है, वो यही बता रहा है कि यूरेसिल है जो 1 प्राइम पोजीशन पे लगा हुआ है, साथ ही साथ मेरी ये कि ये, है ना, आपको दिख रही होगी कि ये क्या है? राइबोस शुगर है ना। क्या है? ये राइबोस शुगर है। कैसे पहचानूंगा? क्योंकि यहाँ पे 2nd प्राइम पोजीशन पे ये ऑक्सीजन मेरे को दिख रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कि राइबोस। अगर ये नहीं होता तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होती, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन बेसिस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एडिनाइलिक एसिड, जैसे फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो फॉस्फोरिक एसिड ऐड होता है ना, तो यहाँ पे ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे साइटिडाइलिक एसिड, है ना, यहाँ पे थाइमिडाइलिक एसिड और यहाँ पे यूरिडाइलिक एसिड नाम से, है ना, ये लिए जाते हैं। तो इनका नोमेनक्लेचर भी उतना ही जरूरी है। ऑल्दो एनसीईआरटी में इतना अच्छे से नोमेनक्लेचर नहीं एक्सप्लेन हो रखा, बट मैंने बता दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहीं पे बच्चा फंसता है मेरा, ठीक है। तो बेटा एक ये स्ट्रक्चर देख लो, है ना, जो हमने बना रखा है एडिनाइलिक एसिड का, तो यहाँ दिख रहा होगा 1 प्राइम पोजीशन पे तो मेरा नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, और जो इसका 5th कार्बन है ना, 5 प्राइम, है ना, वहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप, है ना, जुड़ा हुआ है। देखो 1 2 3 4 और ये वाला 5th 5 प्राइम कार्बन, तो ये 1, ठीक है, 5, और आगे जब ये पॉलीमर बनाएगा, जब ये डीएनए, जब ये आरएनए और डीएनए बनाएगा, है ना, तो यहाँ से 3 प्राइम से, जो 3 प्राइम कार्बन है, यहाँ से बॉन्डिंग होगी, आगे प्रोसीड, तो 5 से 3 बॉन्डिंग चलती है। मैंने बेसिक बता दिया आपको, इससे ज्यादा इस चैप्टर में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको चीजें समझ में आई हो, ठीक है। तो बेटा इस वाले लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल का टारगेट था वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल करेंगे, सीधा शुरू करेंगे अपने कॉम्प्लेक्स, है ना, स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन से, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहले अमीनो एसिड पढ़ा, है ना, फिर शुगर्स पढ़ी, फिर हमने नाइट्रोजन बेसिस पढ़े, है ना, और फिर उसके बाद लास्ट में वहां पे जैसे हम करेंगे तो प्रोटीन, फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद, है ना, नाइट्रोजन बेसिस में एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, वहां से हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक लिपिड वाला पार्ट, तो लिपिड भी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप सबको इस लेक्चर में जो जनरल चीजें थी वो सब समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना। और ऑल्सो, है ना, जो बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा, ठीक है, लग रहा है, काफी अच्छा चैनल हमारा, है ना, ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो आप इसे और ग्रो कराएंगे, है ना, आप ही इसमें कमेंट करेंगे, लोगों से कमेंट करवाओ, शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।